तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। अगर आज पहली बार हमारे चैनल में जुड़े हैं तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना ना भूलो और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर कर दो, जिससे कि उनको भी इस तरह के वीडियोज लगातार मिलते रहें। प्रश्न आपके सामने है कि दो भिन्नों के हर 5 व 7 हैं। इन भिन्नों का योग 41/35 है और इनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। वो भिन्नें क्या हैं ये आपको बतानी है। The denominator of two fractions are 5 and 7. The sum of these fractions is 41/35. On changing their numerators, the sum of the fraction becomes 43/15. The fractions are what? तो यहां पर सवाल आपके सामने, दोनों तरीके से सवाल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। यानी या तो आप इसको इजीली बाई ऑप्शन कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल तरीका है, आप इसको आसानी से भी कर सकते हैं। तो इजी सवाल है, करने की कोशिश करेंगे। देखो दो भिन्न हैं और उनकी डीआर आपको दिए हुए हैं, तो 5 और 7 उनके डीआर हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने माना कि सपोज ये भिन्न है कितनी, मैंने माना कि ये जो भिन्न आपके सामने दी हुई है ये x और y भिन्न है, ठीक है ना। तो मैंने माना भिन्न, पहली भिन्न x, पहली भिन्न का अंश x है और दूसरी का y है। तो क्या करें, आपने कहा पहली भिन्न का x और दूसरे का y माने, तो भिन्न क्या होगी x/5 प्लस y/7। ये तो मतलब है भाई दो भिन्नों के हर दिए थे, मैंने उन भिन्न का अंश x एक का और दूसरी वाले का y माना, तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो कितना होता है 41/35। क्लियर। उनके अंशों को बदल दिया जाए, यानी अब y/5 और x/7, यानी उनके जो अंश थे उनको आपस में रिप्लेस कर दिया गया। तो सो टोटल क्या होगा 43/35, यही मतलब है ना। ओके, तो क्या करें, इस इक्वेशन को देखें तो 35 हमने यहां से एलसीएम लिया, ऊपर क्या हो गया 5 7 35, 7x प्लस का 7 5 35 5y इज इक्वल टू 41/35। 35 खत्म हो गया। इसको देखें तो ये भी इसका एलसीएम 35 आया, क्या हो जाएगा 5 7 35 7y प्लस का 5x बराबर 43/35। तो दो इक्वेशन आपके सामने आ गई, कौन कौन सी, मैं आगे वाले पेज पर लिख देता हूं कौन कौन सी इक्वेशन है। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू व्हाट 41 और 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 43। ये हमने सॉल्यूशन कर लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, नो प्रॉब्लम। अब हमें इसको बराबर करना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, अगर मैं इसको देखूं तो मैंने पीछे से लिखा, क्या कर सकते हैं इसको 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 41 और x को x के नीचे लिख दिया 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू 43। अब एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने कहा ऊपर वाले में 7 की गुणा कर दो, नीचे वाले में 5 की गुणा कर दो, तो क्या हुआ 7 7 49x प्लस का 35y इज इक्वल टू 7 एकम 7 और 7 चौक 28। इसकी गुणा करें 5 की, तो 5 पंजे 25x प्लस 7 पंजे 35y इज इक्वल टू 5 3 15, 5 चौके 20 और एक 21। ये आ गया, हटा दो माइनस माइनस माइनस, तो कितना बचे 24x इज इक्वल टू 7 में से 5 गए 2 और 8 में से 1 गया 7, 72। x इक्वल टू 72/24 बराबर 3। तो x का वैल्यू कितना आया 3 आ गया, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं, इसको बाद में शॉर्ट में भी दिखाएंगे। इज इट क्लियर? ओके। अब क्या करें, जब x का वैल्यू 3 तो मैं इस वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूं इसको, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 41, तो 5y इज इक्वल टू 7 या 21। अगर मैं इसमें गुणा करूं 3 वैल्यू मुझे मिली है, तो 7 की गुणा करें 3 में 7 या 21, तो कितना हो गया 5y इज इक्वल टू 43 माइनस का 41 माइनस का 21, तो भाई y इज इक्वल टू 20/5, तो y का वैल्यू 4 हो गया। तो अब आपको पता लगा इक्वेशन क्या थी, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 आया। तो क्या बनेगी इक्वेशन, पहली इक्वेशन थी x/5, तो क्या हुआ x का वैल्यू कितना है, आपने कहा सर x का वैल्यू हमने निकाला 3, तो 3/5 4/7, ये दो फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये बिल्कुल तरीके से है जिस तरह से सवाल आपको करना है।
अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि आप पहले ऑप्शन उठा के सीधा कर लेते, तो मैं मना नहीं करूंगा कि आप ऑप्शन से क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, जब ऑप्शन आपके बिगड़ जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आपको करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? अरे ऐसा हमेशा नहीं होता नेहा कि धुरंधरों के अच्छे नंबर नहीं आए तो आपके भी नहीं आएंगे, ये सब कहने वाली बात है ना। ओके, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल की और बात करते हैं। सिंपल सवाल थे, चलिए बताइए दूसरा क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 16 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दुगुना हो तो वर्ग की भुजा बताओ। देखते हैं सवाल। इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, जो एमपीटेट एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं बहुत ज्यादा सवाल। तो सवाल आपके सामने है। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो अगर हम बात करते हैं यहां से, सपोज करते हैं ये ऐसे है, आयत है, ये आयत की लंबाई 16 और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, अब देखो, किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दुगुना है, यानी अगर मैं इसकी बात करूं उसका क्षेत्रफल कितना हुआ, आप कहेंगे L इंटू बी। तो 16 गुणा 8 128। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सभी के लिए ममता, ठीक है ना, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गई ये बात। इसके बाद क्या करें, आपने देखा कि एक वर्ग है, इसका जो वर्ग है, इसका जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल का दुगुना है। आयत का कितना था भाई, आयत क्षेत्रफल दुगुना है ना, 128 में 2 की गुणा करें तो वर्ग का क्षेत्रफल 256 है। जब वर्ग का क्षेत्रफल 256 है, वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होता है, ए स्क्वायर 256 है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 256 का वर्गमूल, दैट इज 16। तो वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? आसान था। तो सवाल मुश्किल नहीं है, प्रश्न मुश्किल नहीं है, बस आप उनको करने के तरीके ढूंढ लें, वो कैसे, तो आपके सवाल आसानी से बन जाएंगे। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करें। समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइज, और इसका जवाब भी देखेंगे, आप जल्दी से देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए क्या होगा। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। The measures of the side of a triangle are 5, 12 and 13 सेंटीमीटर। State the type of triangle। तो कौन सा समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समद्विबाहु आइसोस्केल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज मींस अधिक कोण त्रिभुज है, और समकोण मींस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या है कि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये तो नहीं हो सकते सारी भुजाएं अलग अलग, ये तो विषमबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो समद्विबाहु में त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर सारी भुजाएं अलग अलग हैं। अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं तो इसमें अधिक कोण और समकोण। अब समकोण त्रिभुज का हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, छोटी भुजा आधार और लंब उसके सामने वाला कर्ण होता है। और आप सभी जानते हैं 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट भी होता है ना। तो राइट ऑप्शन क्या है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग होता है। आसान सवाल था, इजीली आपने समझ लिया। चलो एक बहुत आसान सा सवाल देता हूं। 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ों में मान कौन सा है। द सम ऑफ 496 and 318 is nearest to 100। तो देखेंगे जवाब, 814, 800, 178 या 700। ओके, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप इनको जोड़ेंगे 496 में 318 तो ये 814 आ गया, है ना। अब 814 तो टोटल सम है,
जो आपने कहा ए ऑप्शन होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, नियरेस्ट टू 100, नहीं 100 के आसपास, 100वां वैल्यू, तो वो किसके पास है, 800 के बराबर है। राइट ऑप्शन क्या है, 800। बहुत बढ़िया, बी आंसर है इसका, खूबसूरती से जवाब। एक और, निम्न में से एक निश्चित आकृति का परिमाण व्यक्त करने के लिए उपयुक्त होता है। किसी भी निश्चित राशि का परिणाम व्यक्त करने के लिए इनमें से क्या उपयुक्त होता है, फ्लेनल बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, पैक बोर्ड या जियो बोर्ड। इनमें से किसी भी राशि का आप निर्धारित करना चाहते हैं तो आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा सही जवाब। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका, आप जैसा उचित समझें हमें बता सकें, और हमें उम्मीद है कि आपका जवाब गलत नहीं होगा और आप आसानी से सवाल देने की कोशिश करेंगे। किसी भी राशि का निश्चित परिणाम बताने के लिए आप किस चीज का यूज करते हैं, जी डी जियो बोर्ड। किसी भी निश्चित आकृति का परिणाम, मतलब परिणाम मीन्स रिजल्ट, आप किसी भी राशि का रिजल्ट बताना चाहते हैं, उसका यानी क्षेत्रफल कितना होता है, उसका आयत कितना होता है, उसका अनुपात कितना होता है, उसकी भुजाओं की माप कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं। तो किसी भी एक निश्चित आकृति का परिणाम मीन्स कोई भी रिजल्ट निकालना, परिणाम मीन्स रिजल्ट। नहीं नहीं, पैक बोर्ड, पैक बोर्ड तो ये फ्लेनल बोर्ड जैसा ही होता है। तो राइट ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड, याद रखिएगा। अरे तो किसी भी चीज को सॉल्व करके दिखाते हैं, आकृति का रिजल्ट निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर तो करते हैं। मोटा सा सवाल था। तो आप कोई भी आकृति लेते हैं और उसकी सॉल्यूशन करते हैं कि इसका परिणाम क्या, इसका लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, किस पर दिखाते हैं, और इसका क्षेत्रफल ये है, तो किस पर दिखाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर तो दिखाते हैं। जियो बोर्ड पर सिर्फ आकृतियों को दिखाया जा सकता है, उनकी आकृतियों की पहचान कराने के लिए, उनका परिणाम व्यक्त नहीं कर सकते। और उनका परिणाम व्यक्त करने की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, हमेशा ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, क्योंकि हम हमेशा किस पर पढ़ाते हैं, किस पर रिजल्ट निकालते हैं, दैट इज ब्लैक बोर्ड। प्लेनल बोर्ड जो होता है वो क्या होता है, वो एक तरह का बोर्ड है जो कागज पे या गत्तों से बनाया जाता है, जिस पर कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप चीज लिखी होती है, बच्चा उसमें उस आकृतियों को देखकर एक स्टोरी का जन्म दे देता है। पैक बोर्ड भी बिल्कुल प्लेनल बोर्ड का दूसरा नाम मान लीजिएगा। ओके, हाँ गलती से कोई बात नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या, जियो बोर्ड, मैंने आपको बताया ये क्या होता है। वेरी गुड। एक और सवाल है, चलो। एक का क्यूब इंटू 6 माइनस 9 माइनस माइनस 1/2 प्लस √4 के सरलीकरण से निम्न अनुसार प्राप्त होगा। इनमें से कौन सी संख्या प्राप्त होगी अगर आप एक का क्यूब इंटू 6 माइनस 9 ब्रैकेट बंद माइनस माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस √4 का सरलीकरण करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, तो इनमें से कौन सा आंसर आपको मिलने वाला है ये आपको बताना है। और मुझे उम्मीद है कि शायद कोई गड़बड़ नहीं होगी आपसे और आप आसानी से सवाल का जवाब मुझे देने की कोशिश जरूर करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने -3/4, -5/4, 2/5 और 0। मनोज 100 स्कोर किया, 100, चलिए कोई बात नहीं है, आपको बहुत बहुत बधाइयां अगर आपने 100 स्कोर किया, दैट्स नॉट अ बैड स्कोर, लेकिन 10 मार्क्स और आते तो ज्यादा अच्छा स्कोर होता। जी तो देखो समझो, अगर मैं सिंप्लीफाइड सवाल करूं, एक की क्यूब करो कितना भी कर लो, एक ही रहना है ना, मैं यहीं से कर देता हूं। एक का क्यूब करोगे तो एक ही रहना है, इंटू 6 माइनस का 9 माइनस का 3 माइनस, अब देखो जब माइनस का ब्रैकेट में पावर लगा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस का पावर 2 है तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/4 और √4 का वैल्यू निकाला तो 2। तो प्रॉब्लम तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो ये वो -3 प्लस का 2 माइनस का 1/4, तो भाई -3 और प्लस का 2, तो -1 माइनस 1/4, 4 एकम 4 और 1 5, -5/4। कितना आसान सवाल था, देख के रखते हैं बस, बड़े बड़े ही है। सर आज सीडीपी ईवीएस आउट रहा, एसके का रिजल्ट कम रहा, मैथ नॉर्मल था आपके कराया था। ये सीडीपी और ईवीएस बहुत रुला रहा है। एग्जामिनेशन में देखा जाए जो आपको एमपीटेट में आए हैं क्वेश्चन पेपर, उनमें आप लोगों को
सीडीपी और ईवीएस ने बहुत रुलाया है। तो अब यही कर सकते हैं कि उस चीज का रेफरेंस लेते हुए हमें सीडीपी और ईवीएस को अच्छी तरीके से फिर से पढ़ना होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। ये रहा आपके समक्ष 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं आपको बताना है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बहुत सिंपल सवाल है, आराम से कर लेंगे आप। हाँ, उसमें आपके राइटर्स भी पूछे जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि जो साहित्य नहीं है, यानी लिटरेचर नहीं होता है, सिर्फ पैराग्राफ होता है, तो पैराग्राफ में उन लिटरेचर्स के आपको टीचर्स के यानी उनके ऑथर्स के नाम भी पूछे जा रहे हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए कि आगे पढ़ने के लिए अगर कोई भी एग्जाम पढ़ रहे हैं तो सिलेबस की प्रतिबद्धताएं नहीं होंगी। सिलेबस कितना भी वास्ट हो सकता है, तो आप अपने आप को अच्छी तरह तय करके जाएं, क्योंकि पीछे वाली चीजें ही भविष्य के लिए आधार तय करती हैं। हाँ, अगर आपके 100 मार्क्स हैं तो आप मान सकते हैं कि चांसेस हैं अभी। ओके, सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, और मुझे उम्मीद है कि जवाब जल्दी से मिलेगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो भी जल्दी से बिना किसी देरी के इसका आंसर बता दो मुझे, कितना होगा आंसर जी। तो लेट्स सी क्या मिलता है जवाब। इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। सी देखो, फॉर्मूला था m माइनस का n माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। अब m क्या है 3000, n क्या है आपने का 999 माइनस का 1, है ना। तो अब क्या करेंगे, 3000 में से आपने 999 कम कर दिए तो कितना बना, आपने का 2001 में से 1 और कम कर दिए 2000, तो 2000 आपका आंसर आ गया। लेकिन हाँ जी, हाँ ओके ओके मनोज, गुड गुड डे। तो आपका 2000 आ गया। हालांकि आप याद रखिएगा, अगर मैं आपसे बोलता ये 4 अंकों वाली बात हो रही है, तो 4 अंकों वाली संख्याओं के बारे में पूछा गया है, तो 999 जो है ना वो 4 अंक की संख्या नहीं होती। अगर ये 4 अंकों की संख्या होती तो इसमें 1 और कम हो जाता, क्योंकि 999 बोला गया है तो 999 4 अंक। तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, m प्लस m माइनस n माइनस 1 करते हैं। तो 999 से शुरू होने वाली संख्याएं कितनी है, तो दैट इज 2000, इसका सही जवाब होगा m माइनस n माइनस 1, क्योंकि पहली संख्या जो इसके बीच में लोगे तो 4 अंकों की ही आएगी, वो 1000 होगी जो 4 अंकों की है, ठीक है ना। तो अगर 1000 से 3000 के बीच में बात करोगे तो वो कितनी हो जाएंगी, 1999 हो जाएंगी। हाँ तभी तो बोल रहे मनीष, अगर वो आप 1000 से शुरू करते, भाई 999 के बाद 1000 है ना, इन दोनों के बीच की संख्या तो यही पहली संख्या, तो ये काउंट हुई। अगर आप 1000 और 3000 की बात करेंगे तो जब इनके बीच की बात करेंगे तो हम उनको नहीं लेते हैं, जैसे ये इसको और इसको नहीं लेंगे, इसीलिए, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन बी 2000। एक और सवाल, यदि चित्र में ए बी बराबर बी सी और एंगल ए बी सी 90 डिग्री हो तो एंगल बी सी डी का मान क्या होगा। आपको बी सी डी का मान बताना है। अगर आपके सामने ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं, तो ए बी और बी सी अगर बराबर हैं तो मेरे हिसाब से तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बताने में। 135 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री या 210 डिग्री। तो देखते हैं यहाँ पर जवाब कौन सी डिग्रियों पर रुकता है और कौन सी डिग्रियों पर वो आके ठहर जाता है। और सबसे तेज आंसर प्रीति यहाँ पर दे रही है, वेरी गुड प्रीति। बाकी सब लोग भी अपने आंसर को आसानी से हमें दे सकते हैं, कोई जल्दबाजी कोई गलती नहीं होगी, और उम्मीद करूंगा कि आपके जवाब बहुत अच्छे से हमें मिलेंगे। वेल डन, बहुत अच्छी बात है। तो जवाबों का सिलसिला शुरू हो चुका है और आपके जवाब हमें मिलने पे हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग अपने जवाब देते रहें और आगे बढ़ते रहें, सफलताओं को सुनिश्चित करते रहें, तो आपका कल्याण भवति। ओके, बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पर सवाल का सिलसिला शुरू हुआ, आपके जवाब हमें मिले, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और सवाल आपको हमें किस तरह से आप हमें दे पाते हैं जी। ओके, तो आपने कहा है ए ऑप्शन। ओके, चेक कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे साथी कह रहे हैं कि एक ऑप्शन होना चाहिए, देख लेते हैं उस ऑप्शन को भी, कौन सा ऑप्शन हमें आप बता रहे हैं।
उसके बारे में भी बात करते हैं। ओके जी, तो यहां पर बात हुई सवालों की, समझते हैं सवाल। देखिए अगर मैं इस चित्र की बात करता हूं, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, समान भुजाओं वाला, जिसकी दो भुजाएं समान हो बस। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये कोण तो बराबर हो गए दोनों 45 के, क्योंकि टोटल 180 डिग्री का होता है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, एडी एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये कोण 135 का, ये तो पूरा लीनियर पेयर होता है, आसन्न कोण बन गए, ये लीनियर पेयर होता है ना। और जब लीनियर पेयर होता है तो वो कितने का होता है, आपने कहा सर 180 का। तो अगर मैं 180 में से 45 कम कर दूं तो कितना बचेगा, 135 डिग्री। कितना आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर ए आपके समक्ष था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं काहे को भैया जी, कोई समस्यात्मक चीज नहीं है, क्लियर है। 135 डिग्री आसानी से निकाल लिया आंसर, सिंपल सवाल था, सिंप्लीफाइड आपने कर दिया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। एक व्यक्ति 100 रुपए की वस्तु को 10% हानि के साथ व्यक्ति वाई को बेच देता है। वाई उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है। तो वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची थी, 100 रुपए पर, 99 रुपए पर, 110 रुपए पर या 101 रुपए पर। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो सवाल ये है कि एक व्यक्ति 100 रुपए की वस्तु को 10% हानि से वाई को बेच देता है और वाई उसको 10% लाभ से जेड को बेच देता है। तो वाई ने किस मूल्य पर जेड को वस्तु बेची थी। तो यहाँ पर 100 रुपए का जवाब मिल रहा है मुझे। विभा भी कह रही है, सब लोगों के जवाब। ये सवाल बड़े खूबसूरत हैं, आज जब इन सवालों को आप देखते हैं तो ये सवाल आपके लिए कुछ अच्छा एक रिजल्ट और एक अच्छी बात और एक सोच डेवलप करते हैं कि आपको चीजों को कैसे समझना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि आपके जवाब काफी अच्छे यहां पर आएंगे और आप तेजी से सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। ओके गुड। ओके ग्रेट। और यहां पर जवाब मिला है आपका एबीसीडी के रूप में 99। देखो बहुत सिंपल सवाल था। जिन्होंने कहा बी ऑप्शन एकदम देखो सिंपल सी बात है। 100 रुपए की वस्तु थी, 10% हानि हुई। जब 10% की हानि हो गई तो वो 90% की वस्तु हो गई, तो वो 90 रुपए की बेच दी गई। अब ये एक्स ने वाई को बेच दिया, वाई ने जब जेड को बेचा तो उसने 10% का प्रॉफिट लिया। तो 90 का 10% कितना होता है, आपने कहा 9, तो 90 में आपने 9 जोड़ दिया। तो यानी वाई ने जो प्राइस रखा था वो 99 रखा था, तो वाई ने 99 रुपए में वस्तु जेड को बेची है। तो राइट ऑप्शन 99। कितना आसान था। और नेट नहीं चल रहा है, ओके 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 साक्षी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आप कर लगे रहो, मिलेगा सफलता। एक और सवाल। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को भी शामिल कर दिया जाए तो कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष है। तो शिक्षक की आयु होगी, the average age of 40 students of a class is 15 years. If the average age of the class including the teacher is 16 years, then the age of teacher will be what? Will be what? Will be what? एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु। तो आप सभी जानते हैं, अगर मैं औसत वाली बात करूं आपसे और औसत के विषय में बात करूं तो एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल डिजिट। ये तो होता है टोटल सम अपॉन टोटल डिजिट होता है, आपने कहा बिल्कुल होता है। बबीता को कुछ प्रॉब्लम है, इसके बाद बताता हूं। ओके इसके बाद बताता हूं, पहले इसको देख लेते हैं। तो अगर मैं टोटल सम की बात करता हूं, अगर मैं टोटल निकालता हूं, टोटल क्या होगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाई नंबर। तो उसने बोला 40 विद्यार्थियों की कक्षा है, उसका औसत 15 है, तो टोटल कितना हो गया, आपने कहा 40 मल्टीप्लाई बाई 15, तो कितना हुआ, आपने कहा 600। दोनों के लिए लेते हैं क्लास, ठीक है ना। टोटल 40 गुणा 15 बराबर 600। अगर हम बात करते हैं यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, अब टीचर की आयु शामिल कर लो इसमें, तो एक टीचर की आयु जोड़ दी है तो आदमी हो गए 41 और वर्ष हो गए 16। अब टोटल कितना हुआ, आपने कहा 41 मल्टीप्लाई बाई 16, तो 16 एकम 16, 16 चौके 64 और एक
65 ऐसे। तो अगर हम बात करें आपसे कि भी 40 लोगों का टोटल एज 600, 41 लोगों का टोटल एज 456, तो इस एक मास्टर जी का आयु कितना? तो आपने कहा इस वाले में 41 में 40 वाले घटा दो, तो 656 माइनस का 600, यू विल गेट कितना? 56। तो मास्टर जी की जो आयु है वो 56 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर है? कोई गड़बड़बाजी तो नहीं, सबको समझ में आ गया कैसे करना था? कोई बड़ी चीज नहीं थी, इजीली आपने मैनेज किया, इजीली आपने हैंडल किया क्वेश्चन को, और काफी अच्छी तरीके से आपने इसको करने का कोशिश भी किया। बहुत बढ़िया। तो भाई क्लियर है? इसके पहले वाले सवाल शायद में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे लग रहा है ऐसा, तो उस क्वेश्चन को जरा मैं बता देना चाहता हूं एक बार दोबारा से। देखो सिंपल समझो, ये सवाल में कुछ गड़बड़ हो रही है, समझ नहीं आ रहा। देखो 100 रुपए की वस्तु थी, एक्स ने 100 रुपए की वस्तु थी, वो 10% हानि से बेची वाई को, तो वाई को कितने की दी? जब 100 रुपए पर 10% की हानि हो गई तो कितने रुपए की हानि हो गई? 10 रुपए की। तो एक्स ने वाई को कितने की बेची? 100 माइनस 10 रुपए, तो वाई को वो चीज 90 रुपए की मिली। ठीक है ना? जब 90 रुपए की चीज वाई ने जेड को बेची तो क्या हुआ? वाई ने 10% का प्रॉफिट लिया, तो 90 रुपए पर 10% निकालो, कितना हुआ? 9 रुपए। उसने 9 रुपए का प्रॉफिट लिया, तो 90 में 9 और जोड़ दिया उसने, तो 99 रुपए की उसने जेड को बेची। तो प्रॉब्लम कहाँ है? 100 कैसे होगा? इज इट क्लियर? अभी समझ में आया? एक और सवाल, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो x प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स वाई स्क्वायर 3xy। तो देखते हैं भाई क्या जवाब देते हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा तो आसानी से आप जवाब मिलेंगे और हमें आसानी से आपके जवाबों का इंतजार रहेगा जी। क्वेश्चन आपके सामने है, तेजी से करिएगा। एक्स प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फैक्टर इनमें से कौन सा है? हाँ ओके, कोई बात नहीं, इसलिए तो यहां पर बैठे हैं, आपको क्लियर करना। सर 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती थी। अच्छा समझ में आ गया 10 क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, वेरी गुड साक्षी, शाबाश। अभी बताते कैसे निकालते हैं। देखो तो इन सवाल में क्या हुआ, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं आप। देखो अगर मैं इसका क्यूब लिखा है क्यूब कर दूं, तो आपने कहा क्यूब कर दो। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? आपने कहा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है। माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहां पर लिखा था, इसको पूरे को ओपन कर देते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, वाई क्यूब से वाई क्यूब कट गया, तो रिजल्ट क्या बना? 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो इनमें कॉमन कौन सा है? 3xy इसका फैक्टर। इज इट क्लियर? आसान था, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे, वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आसानी से आपने कर दिया, दैट्स वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अभी पीओएक्चुअली में थोड़ी देर पहले चाय पिया था, तो अब इसलिए पानी नहीं पी रहा हूं, लेकिन पानी लेना पड़ेगा मुझे। अर्चना को क्वेश्चन नंबर 10। अर्चना देखो समझो दोबारा, कोई बड़ी चीज नहीं है सवाल में, देखो समझो। उसने सवाल में क्या कहा है कि 40 विद्यार्थियों की औसत आयु, तो 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी 40 लोगों की? तो अपने का 40 गुणा 15 बराबर 600। तो टोटल 40 लोगों की कुल आयु टोटल की जाए तो 600 वर्ष है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दूसरी बात, यदि शिक्षक के शामिल, अब उसमें एक शिक्षक आ गए ये वाले मास्टर जी, इनकी उम्र को और जोड़ दिया गया, तो जब इसमें एक आदमी की आयु और जुड़ी तो लोग 41 हो गए, तो वो औसत जो था वो 16 वर्ष हो गया। तो अब टोटल आयु कितनी हो गई? आपने कहा 41 आदमी और 41 औसत 16 आदमियों का, तो मल्टीप्लाई कर दें, 16 है कम 16, 16 चौके 64 और 65। तो मतलब क्या हुआ कि 40 लोगों का टोटल आयु देखा तो 600 वर्ष है, और 41 लोगों का टोटल आयु देखा तो 656 वर्ष है। अगर मैं 41 वालों में से 40 वालों को घटा दूं तो ये मास्टर जी का एज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने कहा मिलेगा। तो 656 में से
मैंने 600 घटा दिया, तो 56 वर्ष जो था वो मास्टर जी की आयु थी। अभी क्लियर हो गया होगा। पानी लेता हूं, तब तक सवाल करो, मैं पानी लेता हूं। चलो, सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड की गई थी, कहां पर की गई थी? रोमानिया, मास्को, नॉर्वे या फिर ब्राजील? इनमें से सबसे पहले जो गणित ओलंपियाड थी वो कहां की गई थी? सवाल आपके समक्ष, और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब आसानी से मिल जाएगा मुझे। जी, शायद आपको पता होगा इसका आंसर। पहली अंतरराष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड कहां की गई थी? क्योंकि गणित ओलंपियाड में हम देख रहे हैं पूरे देश भर से लोग आते हैं और वो पूरे देश भर से लोग आकर के अपनी प्रतिभा का वहां प्रदर्शन करते हैं। तो जो पहला अंतरराष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड था वो किस देश में हुआ था? अरे सबको पता है, वेरी गुड, दैट इज रोमानिया। यस, वो और रोमानिया में किया गया था, शायद ही पक्का है, डोंट वरी, बहुत बढ़िया। तो वो ब्राजील में नहीं हुआ था, ब्राजील में जो हुआ था वो आपका ईवीएस का सम्मेलन हुआ था। राइट ऑप्शन क्या है? रोमानिया। बहुत बढ़िया, अब इसका जवाब दे दो। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? मैं 1 मिनट में पानी ले लेता हूं, तो बताइएगा। हाँ जी, पंच सिद्धांतिका के लेखक ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वाराहमिहिर, आर्यभट्ट। तो यहां पर देखेंगे आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जवाब मुझे आसानी से मिलेगा। पंच सिद्धांतिका, ये मैंने बहुत बार आपको बताया कि कौन सी बुक के लेखक कौन है, लेकिन आप गलत कर देते हैं हमेशा। डी, चलिए डी ऑप्शन सबसे ज्यादा मिला, क्योंकि हम सबसे ज्यादा आर्यभट्ट साहब को जानते हैं। तो आपके लिए तालियां तो नहीं बजेंगी, ऐसे गलत दिया है आपने जवाब। देखो समझो, ब्रह्मगुप्त जी की जो सबसे फेमस किताब है उसका नाम है कुहक, मैं लिख देता हूं, कुहक। भास्कराचार्य की जो किताब है उनका नाम है लीलावती, जो उनका ग्रंथ है। वाराहमिहिर की जो किताब है उनका सबसे नाम है पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्ट साहब की किताब का नाम है दश गीतिका। याद रहेगा? तो ये चारों लोगों ने ऐसी किताबों के नाम लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से व्यक्ति ने कौन सी किताब लिखी है। तो ये जो पंच सिद्धांतिका ये वाराहमिहिर साहब ने लिखी है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इनकी सबसे फेमस किताबें हैं जो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। तो कोई भास्कराचार्य जी पूछता है ब्रह्मगुप्त जी, आर्यभट्ट की किताब का नाम दश गीतिका, जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो सबसे अच्छा ग्रंथ उनका माना जाता है, जो सबसे ज्यादा फेमस भी है। क्लियर है, याद रहेगा, आप तो नहीं भूलेंगे। वेरी गुड। आगे, निम्न में से कौन सा विषय गणित से उच्च रूप से संबंधित है? सबसे उच्च रूप से इनमें से कौन सा विषय, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज हाईली रिलेटेड टू मैथमेटिक्स? रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान या जंतु विज्ञान? हाँ हाँ अब आएगा तो कटक के आ जाना, बिल्कुल याद रहेगा। वेरी गुड। तो कौन सा विषय गणित से उच्च रूप से संबंधित है? रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान? और ये मैंने आपको बहुत बार बताया, बहुत सारे ऐसे साथी हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक रहे हैं या गणितज्ञ रहे हैं जिन्होंने हमेशा गणित को दूसरे विषयों के साथ तुलना की, विशेषतः विज्ञान के साथ तुलना किया है। जैसे सबसे नियरेस्ट, बहुत बढ़िया, सब जानते हैं, हाँ, ए गुड फिजिसिस्ट ऑलवेज ए गुड मैथमेटिशियन। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, बल्कि यहां तो लिंडबे साहब ने यह भी कहा था गणित भौतिक विज्ञान की भाषा है। लिंडबे साहब का ये स्टेटमेंट था, उन्होंने दिया था कि गणित भौतिक विज्ञान की भाषा है। और बहुत सारे बैल हुए जिन्होंने कहा गणित विज्ञान का नौकर है, गॉस हुए जिन्होंने कहा गणित विज्ञान की रानी है, रोजर बेकन हुए, उन्होंने कहा था गणित विज्ञान का सिंह द्वार और कुंजी है, बेंजामिन पेरिक हुए, उन्होंने कहा कि गणित ऐसा विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यंग साहब ने कहा गणित विज्ञान की रीढ़ की हड्डी है, हरदयाल साहब ने कहा कि गणित विज्ञान की जननी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने गणित के बारे में डिफरेंट डिफरेंट परिभाषाएं दी है ना। तो राइट ऑप्शन क्या है? फिजिक्स। क्लियर है? आपकी सारी परिभाषाएं भी शायद रिवाइज हो गई होंगी। संख्या 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 और 7 हैं? अच्छा सवाल है। विच ऑफ द नंबर्स 12, 16
14, 18 will be divisible by the number whose dividend are 16 and 7. जी, प्लूटो ने तो मानसिक सिद्धांत के बारे में बात किया जी। तो देखूंगा जवाब क्या मिलेगा आपका, और मुझे उम्मीद है कि आप जवाब को आसानी से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और जवाब का आंसर मुझे जवाब से दे देंगे। चलिए तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। जी, तो लेट्स सी क्या है। जी, जी, तो संख्या आपके सामने है, यानी ऐसी आपको संख्या बतानी है जो एकमात्र ऐसी संख्या बतानी है जो 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी, नहीं उस संख्या का मल्टी फैक्टर होगी। यानी भाज्य का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मल्टीपल मान लो या उसको फैक्टर मान लो। यानी ये संख्या 12, 14, 16, 18 में से कौन सी एक संख्या है जो उस संख्या का भाज्य होगी जो जिसके भाज्य 16 और 7 है। हाँ, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 16 और 7 उसके भाज्य हैं। फोर्टीन, चलिए बहुत अच्छा जवाब दिया। 14 आपने मुझे आंसर दिया, दैट्स वेरी गुड। देखते हैं कैसे मिला आपका जवाब। जी, इस सवाल में थोड़ा सा बस डिफरेंस, थोड़ा सा अंतर है, सवाल आसानी से हो जाएगा। देखो अगर मैं बात करूं 12, 14, 16 में 18 में ऐसी कौन सी संख्या है जो उस संख्या का भाज्य 16 है, तो जो संख्या 16 और 7 को काटती है, तो 16 सत्ते कितने होते हैं, 112 भाई 16। और अगर हम 7 की बात करते हैं तो 16 सत्ते 112 होते हैं ना। अब इसके भाज्य तो ये 112 के भाज्य हैं, तो इनमें से अगर हम बात करते हैं 14 की, तो जो 14 है ना वो 7 से भी कट जाते हैं। 7 14 को भी काटता है और 7 112 को भी काटता है। भाई 7 को देखे 7 दूनी 14 और इसको भी, लेकिन अगर हम 16 की बात कर देंगे तो 7 16 को नहीं काटता है, इसलिए इसका आंसर 14 होगा। 16 हम कर सकते हैं लेकिन 16 इसका आंसर हम नहीं देंगे। 7 भाज्य वाली संख्या एक ही ऑप्शन, हाँ बिल्कुल, जो 7 से कट जाए वो 14 है, क्योंकि 16 जो है ना वो 7 से नहीं कटती, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं 112 की, इसके जो मल्टीपल होंगे तो 112 भी इससे नहीं कटेंगे। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। और 112 जो 16 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई जी, आगे बढ़ते हैं। और ये तो मैंने आपको बता दिया था, ऐड सारा कर दिया है जी। ए, बी और सी की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि ए और सी की औसत आयु 9 हो तो बी और सी की आयु कितने वर्ष होगी, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया पीहू। ए, बी और सी की औसत आयु 10 वर्ष। यदि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है तो बी की औसत आयु कितनी होगी, इतना सा सवाल है मेरा आपको। अभी कहाँ चल दी है, अभी तो कोई, अभी जाने, अभी यही है, अभी जाएंगे नहीं, अभी यही है, अभी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ए, बी और सी की औसत आयु 10 वर्ष। यदि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है तो बी की औसत आयु कितने वर्ष होगी। तो सिंपल थ्योरी है भाई, ए, बी और सी 3 लोग हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। औसत आयु कैसे निकालते हैं भाई, जितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज उसमें नंबर ऑफ टर्म्स का डिवाइड कर दो तो वो कितने 10 आना चाहिए। यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30। तीन उधर भेज दिया। उसने बोला ए और सी की औसत आयु कितनी है, तो ए और सी 2 लोग हैं, इनको जोड़े तो कितना रहा है 9, तो ए और सी कितना हो गया, आपने कहा 18, ठीक है। तो अब क्या करें, अब देखो ए प्लस सी कितना हुआ 18 और ए प्लस बी प्लस सी कितना हुआ 30। तो उसने बोला है कि इसमें से बी की आयु बतानी है। भाई आपको ए और सी की टोटल आयु तो पता ना 18 वर्ष है, तो अगर इस इक्वेशन को इसमें से घटा दूं या ए और सी की वैल्यू पुट कर दूं 18, तो क्या होगा, बी प्लस 18 बराबर 30 और बी इज इक्वल टू आपने का 30 माइनस का 18 बराबर 12, तो इसलिए 12 हो जाएगी। क्लियर है भैया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो राइट आंसर विल बी 12।
कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आपने बहुत अच्छे से सवाल किया, वेरी गुड। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, समषटभुज के अंतः कोण का मान क्या है। ये पॉलीगन का सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे सवाल जरूर निकलता है एग्जामिनेशन में, जो पॉलीगन के सवाल होते हैं। समषटभुज के अंतः कोणों का मान आपको बताना, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन इज व्हाट। नहीं, वो अलग है, ये औसत आयु, ये वो जो बोतल भरने की बात करते हैं ना ऋषि, वो कार्य और समय में करते हैं, इसमें कार्य और समय का कोई मतलब नहीं है ना, ये अलग, ये एवरेज का क्वेश्चन है। तो एक समषटभुज के अंतः कोण का मान क्या है, एक अंतः कोण का मान बताना है 120। तो देखो आपको बता दें, किसी भी बहुभुज के अंतः कोण की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है n माइनस का 180 मल्टीप्लाई बाई जी, बेंजीन जैसा होता होगा हेक्सागोन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं बात करता हूं n माइनस का 180, अब क्या करें आगे, किसको पता है फॉर्मूला भाई जी, ये तो आप सबको पता होगा। चलो मैं लिख देता हूं दोबारा से, सब शांत बैठे रहते हैं। n माइनस का 2 इंटू 180, तो ये जो है ये फॉर्मूला है किसी भी षटभुज, समषटभुज के या समबाहुभुज के आंतरिक कोणों को कैलकुलेट करने का। अब षटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, हेक्सागोन में 6 भुजाएं होती हैं, तो 6 माइनस का 2 इंटू 180, तो क्या करें 4 गुणा 180, तो 18 चौक 72, 720 टोटल अंदर का कोण हो गया। और समषटभुज में सारे कोण बराबर होते हैं, तो 6 का डिवाइड कर दें इसमें, 120 इसका आंसर आया। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 क्या था, समषटभुज के अंतः कोण का मान पूछा है। अब समषटभुज में कितनी भुजाएं होती है, 6, तो किसी भी बहुभुज का जो बाहरी कोण होता है, जो बाह्य कोण होता है, वो होता है 360 बटा n। तो 360 बटा n मतलब कितना है, n का वैल्यू कितना है, आपने कहा 6, तो बाहर वाला जो कोण है वो 60 डिग्री का है, तो अंदर वाला कितने का हो जाएगा, क्योंकि इन अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, इन दोनों का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इसमें से 60 घटा दूं तो अंतर कोण मिल जाएगा मुझे 120 डिग्री का। तो चाहे तो आप ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, दोनों से एक ही आंसर आपको मिलेगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ बहुत बढ़िया दीपक जी, ऐसे कर सकते हैं। बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने इजीली सवाल को समझ लिया है। और हाँ, एक्सटर्नल से कर लो चाहे इंटरनल से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसा उचित लग रहा है आप उस तरह से करेंगे तो आपको जवाब पक्का मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन है, किसी वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर बने एक वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। सवाल आया हुआ है और अच्छा सवाल है। किसी वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल और उसी वर्ग के विकर्ण पर बने एक वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। दोनों में बड़ा अच्छा संबंध है, गहरा संबंध है, और आपको जवाब देना है क्या है। What will be the ratio of the area of a square on one side of a square to the area of a square on the diagonal of the same square? 1:2, 2:1, 3:1, 1:4। ए, देखो समझने की कोशिश करना है सवाल का मीनिंग क्या है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। एक वर्ग है ये वाला, ऐसा वाला, तो समझने की कोशिश करेंगे तो एक बार में समझ में आए। ये वर्ग है, अब ये इसका विकर्ण है। उसने बोला अगर इस वर्ग की भुजा ए है, तो उन्होंने कहा है इस वर्ग पर एक विकर्ण पर भी वर्ग बना हुआ है ऐसे, ठीक है, एक विकर्ण पर भी ऐसे। तो उन्होंने बोला है कि इस येलो वाले का जो एरिया है इस व्हाइट वाले एरिया से क्या अनुपात है। समझ में आ रही है बात, प्रश्न समझ में आ रहा है। एक वर्ग की भुजा पर बने, एक वर्ग की भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल, तो उसी वर्ग की विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। तो अगर ये ए है तो ये भी है, और ये क्या होता है a√2, तो किसी भी वर्ग का विकर्ण a√2 होता है। तो यहाँ पर आपके पास दो वर्ग है जिनका आपको एरिया निकालना है। एक वर्ग की भुजा बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो इस वाले का एरिया, येलो वाले का और व्हाइट वाले का एरिया। अब एरिया तो आप सबको पता है क्या होता है, a² होता है। तो इस येलो वाले का एरिया कितना है
मैं येलो कलर से लिख देता हूं जिस सबको समझ में आए। तो कितना ए स्क्वायर, जबकि अंदर वाले का कितना हो जाएगा, जो व्हाइट वाला है जो विकर्ण पर बना है इसका एरिया कितना हो जाएगा, आपने कहा a√2 का होल स्क्वायर। ये तो मतलब है इन दोनों का आपको रेशो निकालना है, तो ए स्क्वायर अपॉन a√2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू 2, इससे ये कट गया तो क्या बना 1/2। तो आंसर क्या है 1:2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, समझ में आ गया। हाँ यूपी टेट में ये जूनियर सुपर टेट में आया था सवाल अखिलेश, ये यूपी टेट में जो जूनियर का एग्जाम हुआ था ना उसमें ये सवाल आया था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आया। कोई ऐसा मेरे साथी जिसको समझ ना आया तो प्लीज मुझे बता दे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नो प्रॉब्लम। तो एक और सवाल ले लेते हैं फिर, आपने नो प्रॉब्लम कहा। गणित की सबसे उचित परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, समस्या हल करने की विधि, सामान्यीकरण का महत्वपूर्ण अर्थ, एक प्रायोगिक विज्ञान या तार्किक तर्क का विज्ञान। इनमें से गणित की सबसे उचित परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है ये आपको बताना है, और मुझे उम्मीद है कि मुझे आप आसानी से इसका आंसर बता देंगे, गड़बड़ नहीं होगी आपकी तरफ से। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है जी। और इसका आंसर तो सामने लिखा हुआ है, बस आपको देना आंसर, बस ये सबको पता होगा इसका आंसर तो। और सबको पता है कि गणित जो है वो एक तार्किक विषय है, एक तर्क विज्ञान है, तो राइट ऑप्शन डी ही इसकी शान है। बहुत बढ़िया, 19 का डी खूबसूरती से दिया है। साइंस ऑफ लॉजिक बिल्कुल सही कहा, तो तार्किक तर्क का विज्ञान है, ठीक है ना, तो साइंस ऑफ लॉजिक इसको कहा जाता है। हालांकि हर जगह स्टेटमेंट सही है, समस्या हल करने की विधि भी मानी जाती है, सामान्यीकरण इसी से पहुंचा जाता है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है साइंटिफिक, ये भी सही है, लेकिन सबसे उचित परिभाषा क्या है, तार्किक तर्क का विज्ञान है ना। एक और प्रश्न ले लेते हैं फिर। संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द नंबर सीक्वेंस, 1 1 2 3 5 8 13। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपको बताना है। जी तो बहुत आसान सवाल है, अगर मैं इसमें एक जीरो लगा दूं ना, ऐसे ही जीरो पुट कर दे, तो ये जो सीरीज लिखी है इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज इंग्लिश में बोलते हैं फिबोनाची। ये फिबोनाची सीरीज है, इसका मीनिंग क्या होते हैं, दो नंबर डिसाइड होते हैं पहले से ही, a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 1, ये दो नंबर सीरीज में पहले से होते हैं, और जो नेक्स्ट नंबर तीसरा निकलता है वो हमेशा पीछे वाले का टोटल होता है, तो उसको फिबोनाची सीरीज के नाम से जानते हैं। एक स्पेशल काइंड ऑफ सीरीज है जो फिबोनाची साहब ने खोजी थी इसको। तो क्या करेंगे, तो अगर देखें तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 5 13, और 13 और 8 21, 21 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ बस प्लस करते हुए चले जाना है, जब आप अपने आप खुद ब खुद आप कदमों में आके गिर जाएगा और कहेगा साहब हम हो चुके हैं, आप हमें खत्म करो, ठीक है ना। तो भाई 20 सवाल लिए हैं मैंने आज के लिए, इतना ही काफी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी इस तरह के सेशन लगातार मिलते रहें। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों का आगमन हुआ, तो अब मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को फैला दो वीडियो को आग के जैसे। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।